जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना के सबसे ताकतवर फाइटर फ्लीट के बारे में। वो जेट जिसने भारतीय वायुसेना को आज भी संभाले रखा है और कारगिल युद्ध के बाद से लेकर आज तक भारतीय वायुसेना की बैकबोन बना हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुखोई 30 MKI की। और ये अब सुखोई 30 MKI नहीं रहने वाला है, बल्कि ऑलरेडी शुरू हो चुका है इसका सुपर 30 अपग्रेड। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। देखिए, इस समय भारतीय वायुसेना इस समय तकरीबन 260 के आसपास Su-30 MKI जेट्स को ऑपरेट करती है। इनफैक्ट ये विमान भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी है। एयर सुप्योरिटी से लेकर डीप स्ट्राइक मिशन, हर प्रकार के मिशन Su-30 MKI से पूरे हो जाते हैं। या यूं कह लें कि यही विमान है जो अग्रिम भूमिका निभाते हैं। लेकिन इनमें एक बड़ी चुनौती थी। ये जेट अब अपने सर्विस लाइफ के दूसरे दशक में है और पड़ोसी देश तेजी से एसा रेडार और 5th जनरेशन तकनीकी अपना रहे हैं। और भविष्य में जो नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर है और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है वो काफ़ी ज़्यादा होगी। तो ऐसे में भारतीय वायुसेना ने तय किया है कि हम इन्हें अब रिटायर नहीं करेंगे, बल्कि इनको मॉडर्न थ्रेट के हिसाब से ढालेंगे, यानी कि अपग्रेड करेंगे। अब इस समय सुपर 30 अपग्रेड की बात करें तो इसके लिए अपग्रेड को प्लान कर लिया गया है, जहां पर 50 से ज़्यादा जो अपग्रेड्स हैं वो हमें इन टोटल देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर जो मेन अपग्रेड होगा वो होगा गैलियम नाइट्राइड बेस्ड एसा रेडार। यह पारंपरिक रडार से कई गुना ज्यादा पावरफुल होगा और लंबी दूरी से दुश्मन की पहचान करने में सक्षम होगा। इसमें हमें ज्यादा मल्टी टारगेट ट्रैकिंग देखने को मिलेगी और बेहतर ECM जो प्रतिरोध है वो देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा इसमें एडवांस एवियोनिक्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि पूरी तरीके से डिजिटल कॉकपिट देखने को मिलेगा, बेहतर मिशन कंप्यूटर और तेज डाटा प्रोसेसिंग भी देखने को मिलने वाली है। वहीं इसमें एक नया डिजिटल फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जो कि विमान को बेहतर स्थिरता, ज़्यादा सटीक नियंत्रण और कॉम्बैट मनोवरेबिलिटी प्रदान करेगा। इसमें हमें स्वदेशी आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स भी देखने को मिलेंगे, जो दुश्मन के रेडार और मिसाइलों को भ्रमित करने की क्षमता रखेंगे। वहीं नए हथियारों का इंटीग्रेशन भी होगा, जहां पर हमें नई दूरी की जो या लंबी दूरी की नई एयर टू एयर मिसाइल्स देखने को मिलेंगी, नए स्टैंड ऑफ वेपन देखने को मिलेंगे, स्मार्ट प्रिसीजन बॉम्ब्स देखने को मिलने वाले हैं। अब सबसे बड़ा सवाल कि ये अपग्रेड कौन कर रहा है और अपग्रेड कब शुरू होगा और कब खत्म होगा। इस मेगा प्रोजेक्ट को अंजाम देगा भारत का डिफेंस PSU, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और इसके लिए बाकायदा फंडिंग की मंजूरी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से दी जाएगी। टेस्टिंग और वैलिडेशन की जिम्मेदारी एयरक्राफ्ट एंड सिस्टम टेस्टिंग एस्टैब्लिशमेंट यानी कि ASTE को दी जाएगी। ऑलरेडी इन्होंने 2 एयरक्राफ्ट को इस समय लोन पे लिया हुआ है, या यूं कह ले 2 एयरक्राफ्ट को इनकी तरफ से लीज पे लिया गया है, जहां पर ये उनमें टेस्ट करेंगे। आप इनको आसान शब्दों में फ्लाइंग टेस्ट बेड बोल सकते हैं, जहां पर अलग अलग जो सिस्टम्स हैं उनकी टेस्टिंग की जाएगी, उनको वैलिडेट किया जाएगा। और अगर हम टाइमलाइन की बात करें तो पहले चरण में 84 विमानों को अपग्रेड किया जाएगा। डेवलपमेंट और टेस्टिंग आसान प्रोसेस नहीं है, कोई सरल प्रोसेस नहीं है, इसमें अभी कई साल लगने वाले हैं। रिपोर्ट ये बताती है कि पहला पूर्ण सुखोई 30 MKI या सुपर सुखोई लगभग हमें 2030 तक या 2031 तक देखने को मिलेगा, और पहले 84 जेट भारतीय वायुसेना को 2036 तक मिल जाएंगे, जो कि सुपर सुखोई स्टैंडर्ड में अपग्रेड होंगे। अब पूरा प्रोग्राम हमें 2040 या उससे आगे तक जाता नजर आएगा, यानी कि यहाँ पर आगे भी हमें जो प्रोग्राम है वो एक्सपैंड होता नजर आ रहा है, नंबर जो है वो बढ़ते नजर आएंगे। यानी ये एक लंबा मॉडर्नाइजेशन अभियान होगा जो कि भारत की तरफ से चलाया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये वाकई 5th जनरेशन कैपेबिलिटी को प्राप्त करेंगे? तो इसका जवाब है नहीं। सुपर सुखोई की जहां तक हम बात करें या सुपर 30 की बात करें, आप इनको अलग अलग नाम से पुकार सकते हैं, ये पूरी तरीके से 5th जन नहीं बनेगा, लेकिन इसमें 4.5 प्लस जनरेशन की क्षमता जरूर आ जाएगी। जब तक भारत को 5th जन फाइटर्स नहीं मिलते तब तक ये सेवा में रहेगा और इसको रिटायर नहीं किया जाएगा। आसान शब्दों में बताएं तो जब तक हमारे पास उचित संख्या में एम का मार्क 1 और मार्क 2 नहीं आ जाते, तब तक हम इनको रिटायर नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर भारत ने एक स्ट्रेटेजिक मैसेज भी दिया है कि ये सिर्फ अपग्रेड नहीं है, बल्कि ये एक रणनीतिक संकेत है और भारत अपने मौजूदा संसाधनों को अधिकतम उपयोग में लाना चाहता है। अगर हम मान के चलते हैं कि 75% सुखोई 30 MKI का बेड़ा सुपर 30 में अपग्रेड हो जाता है, तो ये भारतीय वायुसेना का अब तक का सबसे बड़ा जो मिड लाइफ अपग्रेड है फाइटर जेट को मिलने वाला, ये हो जाएगा। यानी स्पष्ट है कि यहाँ पर भारतीय वायुसेना की क्षमता ये बढ़ाएंगे। ऑलरेडी 2 विमानों को ले लिया गया है ASTE की तरफ से, जहां पर वो टेस्टिंग करेंगे, सिस्टम्स को वैलिडेट करेंगे, और जैसे जैसे वैलिडेशन होता जाएगा वैसे वैसे उन जो सिस्टम्स हैं उनको सुपर 30 में हम इंटीग्रेट होता देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर हमें 2030 से पहले जो एयरक्राफ्ट है वो देखने को
नहीं मिलने वाले हैं। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, हमें अवश्य बताएं। हमारे अगली बड़ी अपडेट आ रही है सुखोई 30 MKI और लॉन्ग रेंज एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल प्रोग्राम को लेकर, जिसको हम LRLACM के नाम से जानेंगे। देखिए, LRLACM को लेकर हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि ये लंबी दूरी की मारक क्षमता रखेगी और इससे भारतीय वायुसेना की जो लॉन्ग स्ट्राइक कैपेबिलिटी है या लॉन्ग डिस्टेंस पर स्ट्राइक की कैपेबिलिटी है वो काफ़ी इन्हांस हो जाएगी। अब यहाँ पर इसको लेकर एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि अब सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट को तैयार किया जा रहा है, जिसके माध्यम से लॉन्ग रेंज एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल जो है इसका जो कैरिस ट्रायल है वो आयोजित किया जाना है। हालांकि कुछ रिपोर्ट ऐसा बताती हैं कि संभावित है कि कैरिस ट्रायल हो चुका हो। अब क्योंकि इसकी कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए हम यही मानेंगे कि कैरिस ट्रायल की जो तैयारी है वो की जा रही है। अब इसका मतलब क्या है और उससे बड़ा सवाल, ये काम कर कौन रहा है। देखिए, यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन साथ में मिलकर के इस कार्य को पूर्ण करेंगी और इन दोनों का उद्देश्य यही है कि दोनों मिलकर नई लंबी दूरी की जो एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है उसको सुखोई 30 MKI में इंटीग्रेट करें और उसे फायर करके सर्विस में इंडक्ट करें। अब ये LRLACM है क्या? देखिए, ये एक लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है जो कि हवा से लॉन्च होती है, खासकर फाइटर जेट की सहायता से, और ये दुश्मन के महत्वपूर्ण ठिकानों पर सटीक हमला करने में सक्षम है। रिपोर्ट्स के अनुसार इसकी रेंज तकरीबन 1500 किलोमीटर के आसपास हो सकती है। हालांकि इसकी ऑफिशियल जो रेंज है अभी वो क्योंकि क्लासिफाइड अभी उसको बताया नहीं गया है, तो हम उसके बारे में टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन लगभग इसकी रेंज 1500 किलोमीटर से ज़्यादा होने वाली है और ये भारत की स्ट्राइक क्षमता को काफ़ी बढ़ा देगी। अब यहाँ पर सुखोई 30 MKI को ही क्यों चुना गया? ये प्लेटफॉर्म भारी पेलोड ले जा सकता है, लंबी दूरी तक उड़ सकता है और पहले से ही ब्रह्मोस जैसी जो भारी मिसाइल है उनको ये कैरी कर चुका है और इसीलिए ये लंबी दूरी की ये जो नई मिसाइल है उसके लिए आदर्श प्लेटफॉर्म माना जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि ये मिसाइल ब्रह्मोस से अलग कैसे है। देखिए, भारत पहले ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा विकसित की गई ब्रह्मोस A मिसाइल को सुखोई से लॉन्च कर चुका है, लेकिन आपको पता है कि ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक मिसाइल है, जबकि LRLACM संभवतः एक सबसोनिक लेकिन लंबी दूरी और स्टेल्थ प्रोफाइल पर फोकस होकर आने वाली जो मिसाइल है वो होने वाली है। इसका उद्देश्य दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देना है। अब आगे क्या होगा? आगे देखिए, इसका कैरिस ट्रायल किया जाएगा और यहाँ पर उसके बाद जो सेपरेशन ट्रायल है वो होंगे, फिर फाइनल जो फायरिंग ट्रायल है ये होने वाला है। अगर ये सफल होता है तो भारत को डीप स्ट्राइक क्षमता कई गुना बढ़ती नजर आएगी और जो दुश्मन के एयरबेस हैं, रेडार है, कमांड सेंटर है, इन पर दूर से हमला करना हमारे लिए सक्षम होगा और भविष्य में ये अन्य प्लेटफॉर्म जैसे कि जैगुआर, राफेल में भी इंटीग्रेट की जा सकती है। यानी ये ट्रायल दिखाएगा कि भारत अब सिर्फ आयात पर नहीं और उसके अलावा आत्मनिर्भरता पर भी निर्भर हो गया है। हालांकि यहाँ पर एक और चीज़ है जो आपको हम बताना चाहेंगे कि इस मिसाइल के जो ग्राउंड लॉन्च और शिप फायर्ड वेरिएंट है ये ऑलरेडी टेस्ट को पूरा कर चुके हैं, अपने मैडन फ्लाइट टेस्ट को, और ये 2024 के अंत में हुआ था और अब जो एयर लॉन्च वेरिएंट है इसकी तैयारी चल रही है। रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि LRLACM के लिए जो सुखोई 30 MKI है इसको इसलिए भी चुना गया क्योंकि यहाँ पर जो इंजीनियर्स हैं ये सेम उसी अंडरविंग पायलन का इस्तेमाल करेंगे जो कि ब्रह्मोस A के लिए प्रूवन है और इससे जो मॉडिफिकेशन की नीड है वो मिनिमाइज होगी और जो एक्सेलरेशन है काम में वो हमें बढ़ता नजर आएगा। यानी स्पष्ट है कि तैयारियां उनके एंड से पूरी हो चुकी हैं और बहुत जल्दी यहाँ पर ये जो टेस्ट है वो आयोजित किए जाएंगे। बस देखना ये है कि ये टेस्ट कब तक आयोजित किए जाते हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि आने वाले भविष्य में भारत की जो लॉन्ग स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ आप ये भी बताइए कि क्या सुखोई 30 MKI की इस लंबी टाइमलाइन से आप संतुष्ट हैं या आपको लगता है कि इसमें और कमी आनी चाहिए। आप अपनी राय हमें ज़रूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।